कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिखते हो, अखबार भी तुम्हारा है। खून मज़लूम ज़्यादा नहीं बहने वाला, ये जुल्मत का दौर ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला। अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फ़िरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद उमरान फ़ज़ल। और आज के इसमें व्लॉग में उन तमाम तर केसेस पे बात करूँगा, उन तमाम पॉपुलर लीडर्स के कत्ल पे बात करूँगा जिनको पाकिस्तान में कत्ल किया गया और उनके जो केसेस थे वो कभी भी हतमी मराहिल में नहीं दाखिल हुए और कभी भी उन केसेस पे प्रॉपर तरीके से जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। मैं शुरू करूँगा पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म ख़ान लियाक़त अली ख़ान से। अगर ये कहा जाए कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा इकबाल के बाद अगर कोई तहरीक पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर था तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो ख़ान लियाक़त अली ख़ान था। लेकिन रावलपिंडी में 1951 के अंदर उनको कत्ल कर दिया गया। उनको कंपनी बाग में कत्ल किया गया और उनको जिस शख्स ने कत्ल किया उसका नाम अकबर था। कहा गया कि ये शख्स अकबर जो है उसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। बाद में अफ़गान गवर्नमेंट ने उसको ओन करने से भी इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलविस था जो एंटी स्टेट थी, इस वजह से हमने इसकी जो सिटीज़नशिप थी उसको कैंसिल कर दिया था। बहरहाल इस शख्स ने जब लियाक़त अली ख़ान साहब को कत्ल किया तो इसने उनके ऊपर स्ट्रेट फायर किए थे और जैसे ही इसने फायर किए तो पुलिस ने दोबारा उसके ऊपर फायर किया और इस तरीके से ये शख्स उसी वक्त मौके पर कत्ल हलाक हो गया। और पहला सवाल तभी उठ गया कि पुलिस ने इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया और इसको क्यों डायरेक्ट फायर कर दिया। दूसरा सवाल तब उठा कि ये शख्स जो था वो ख़ान लियाक़त अली ख़ान के इतने करीब कैसे पहुंचा, उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कहाँ पे था, क्यों इस चेक को चेक नहीं किया गया और वो इतने करीब उनके आ गया। और फिर ये सवाल भी उठा कि अगर करीब आ भी गया था तो उसके पास वेपन कैसे आया। तो सवाल यहाँ पे उठते जा रहे थे कि किस किस्म की उनकी सिक्योरिटी थी और अगर इसमें कौन लोग मुलविस थे जो इस तरीके से उनको शहीद करवाना चाह रहे थे। और आज तकरीबन 51 में ये वाक़या हुआ था और अब हम साल 2022 में बैठे हुए हैं। आज तक इस केस के अंदर कोई प्रॉपर तरीके की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी। बहरहाल उसके बाद पाकिस्तान के एक और पॉपुलर तरीन लीडर बेनज़ीर भुट्टो को भी इसी जगह पर शहीद किया गया। इस बाग का नाम कंपनी बाग था, लेकिन जब लियाक़त अली ख़ान को यहाँ पे शहीद किया गया तो इस बाग का नाम बदल कर लियाक़त बाग रख दिया गया। 27 दिसंबर 2007 जब बेनज़ीर भुट्टो रावलपिंडी का अपना जलसा ख़त्म करके बाहर जा रही थी तो उनको भी वहाँ इसी बाग में शहीद कर दिया गया। और जो इनिशियल रिपोर्ट्स सामने आई उसमें कहा गया क्योंकि जो जलसा था वहाँ पर एक धमाका हुआ, उस धमाके के नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी वो सबसे पहले अपनी गाड़ी की छत पे मौजूद थी। जैसे ही धमाका उन्होंने अपना सर नीचे करने की कोशिश की और लीवर पर उनका गाड़ी के लीवर पर उनका सर लगा और उसकी वजह से वो शहीद हो गई। पीएफ इनिशियल रिपोर्ट्स में कहा गया, लेकिन जब इस केस को थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला उनकी जो डेथ का ज़रिया बनी है वो फायर एक गोली ही बनी है और उनको भी फायरिंग करके शहीद किया गया था। बहरहाल इस केस में सवाल सबसे पहले तब उठा जब इस वाक़े के फ़ौरन बाद ही तकरीबन कोई 1 या 2 घंटे बाद ही इस पूरे इलाके को धो दिया गया और इस पूरे क्राइम सीन को धो दिया गया। और अब तकरीबन 2007 में बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी। अब ये तकरीबन 13 साल वो और 2 साल ये, तकरीबन 15 साल इसको भी हो चुके हैं और अभी तक जो है कोई हतमी तौर पर इस केस को आगे जाते हुए हम नहीं देख रहे। इस केस में बहुत पैसे लगाए गए, स्कॉटलैंड यार्ड को भी बुलाया गया, यूनाइटेड नेशंस की टीम को भी बुलाया गया, लेकिन ये केस भी कभी भी अपने हतमी मराहिल में दाखिल नहीं हुआ। उसके बाद एक और पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बड़ा साहबज़ादा मीर मुर्तज़ा भुट्टो। मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो थे उनके ताल्लुक़ अपनी बहन के साथ ठीक नहीं थे और जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी इस्लामाबाद में भी और सिंध में भी तो कहा जाता है कि जो मीर मुर्तज़ा भुट्टो थे वो अपनी बहन की हुकूमत से खुश नहीं थे और वो उसको खुलेआम क्रिटिसाइज़ भी करते थे और इन दोनों बहन भाइयों के ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं थे। लेकिन जो सिंध पुलिस थी वो किसी तरीके से उनके ख़िलाफ़ कोई केस बनाना चाह रही थी और वो उनके ख़िलाफ़ जाना चाह रही थी क्योंकि सिंध पुलिस को ये लगता था कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो के पास जो हथियार मौजूद हैं, जो उनके गार्ड्स के पास हथियार हैं, उनका लाइसेंस नहीं है। एक दिन वो संजरानी टाउन के जलसे से वापस आ रहे थे और ये तारीख़ थी 12 सितंबर 1996 की, जब उनकी गाड़ियों को रोका गया और पुलिस ने उनकी गाड़ियों को चेक किया गया। पुलिस का प्लान ये था कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो की जब गाड़ी घर में दाखिल हो जाएगी तो बाकी पीछे जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको रोक लिया जाएगा, उनकी गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी और उन तमाम तर लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा जिनके पास असला है, क्योंकि पुलिस को लगता था कि वो सारा का सारा असला है जिसका लाइसेंस नहीं है और इस सब में मीर मुर्तज़ा भुट्टो को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और यही एक बयानिया था या नरेटिव था उस वक्त के डीआईजी कराची शुएब सडल साहब का। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि
पुलिस ने कहा कि हमसे गलती हो गई, हम लोगों ने उसी गाड़ी को रोक लिया जाता जिसमें मीर मुर्तज़ा भुट्टो मौजूद थे। जैसे ही उनकी गाड़ी को रोका गया और चेकिंग शुरू हुई तो कहीं से फायर हुआ, और आज तक इस बात को प्रॉपर तरीके से बताया नहीं गया कहाँ से फायर हुआ। जैसे ही फायर हुआ तो दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। मीर मुर्तज़ा भुट्टो के जो गार्ड्स थे उन्होंने भी फायरिंग शुरू कर दी, और पुलिस ने भी इस तरफ से फायरिंग शुरू कर दी, और इस फायरिंग के नतीजे में मीर मुर्तज़ा भुट्टो को गोलियां लग गई। तो पहला सवाल यहाँ उठा कि कहाँ से पहला फायर हुआ था और क्यों कभी इस केस को एक सही तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। दूसरा सवाल तब उठा जब मीर मुर्तज़ा भुट्टो को गोलियां लगी तो उनको किसी प्रॉपर हॉस्पिटल में नहीं लेके गए, बल्कि एक नर्सिंग होम में ले गए, और जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उसके कुछ देर बाद उनकी जान चली गई, और आज तक ये केस अपने हतमी मराइल में दाखिल नहीं हुआ, और जिन्होंने भी ये सब कुछ करवाया था उनको कभी भी सही तरह से सज़ा नहीं मिली। अब हम बात करेंगे इमरान खान साहब के केस के ऊपर। इमरान खान साहब को जब गोलियां लगी तो पहले तो हमने ये देखा कि फिल फॉर उस बंदे का इंटरव्यू आ गया। विद इन 1 आवर एक बंदे का इंटरव्यू आया और उसने कहा जी मैंने ये इनको गोलियां मारी थी, और मैंने इसलिए मारी थी क्योंकि ये अजान के टाइम पर इनके कंटेनर के ऊपर से खाने चलाए जाते थे। और ये वो बात थी जो इमरान खान साहब तकरीबन कोई 1 महीना पहले सितंबर में हमें कह चुके हैं कि जो भी मुझे कोई मारेगा वो इस किस्म की बात करके मारेगा। बहरहाल उसके बाद हमने ये देखा कि जब इस केस को थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला वो कहीं सिर्फ एक जगह से इमरान खान के ऊपर फायरिंग नहीं हुई थी, पिस्टल से एक जगह से फायरिंग हुई, और वो फायरिंग तो इस तरह की थी जो अटेंशन डाइवर्ट करी थी। एक फायर क्रैकर इस्तेमाल किया गया, वो भी इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि अटेंशन को डाइवर्ट किया जा सके, लेकिन दर हकीकत जो फायरिंग हुई वो एक ऑटोमेटिक वेपन से हुई या सेमी ऑटोमेटिक वेपन से हुई, जो किसी के अटेंशन को डाइवर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि उस पर उसके अंदर साइलेंसर इस्तेमाल किया गया था। और इसके अंदर भी हमने ये इस केस में भी हमने ये देखा कि एक तो अभी तक जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको प्रॉपर तरीके से अरेस्ट नहीं किया जा रहा, फिर फॉर एक ऐसे बंदे का बयान सामने आ जाना जिसने फायरिंग की थी, और जिस तरीके से उसका बयान सामने आया है, जितना वो आसानी से और हंसी खुशी वहाँ पर बैठा हुआ था, वो लग नहीं रहा था कि वो पुलिस की कस्टडी के अंदर है। बहरहाल ये हमने पाकिस्तान में देख लिया कि पिछले 75 सालों में पाकिस्तान के अंदर जितने भी हाई प्रोफाइल मर्डर हुए उनको किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के हालात बहुत जल्द ठीक होंगे और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं एक दिन किसी अच्छे नोट पर ख़त्म हो जाएंगी। और मैं अपने व्लॉग का अख्ताम करूँगा ये कह के कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिखते हो, अखबार भी तुम्हारा है, खून मज़लूम ज़्यादा नहीं बहने वाला, ये जुल्मत का दौर ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला, अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम हो फ़िरौन